सिद्धांत और हम पढ़ रहे थे लोक कल्याणकारी राज्य। इसके पहले के अंक में हमने लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ, उसकी विशेषताएं, कार्यों को देखा। आज लोक कल्याणकारी राज्य के मूल्यांकन के संदर्भ में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और थोड़ी सी बात हम करेंगे राज्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में। तो पहले हम बात करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य के मूल्यांकन के संदर्भ में। तो आलोचक लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना भी करते हैं और वो ये कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य ने जब अधिकाधिक कार्य करना शुरू कर दिया तो इसके कारण जनता की स्वतंत्रता कम होने लगी। जनता की स्वतंत्रता में राज्यों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा और इस कारण से वो लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना करते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य ज्यादा कार्य करते हैं और जनता की स्वतंत्रता को कम करते हैं, जनता की स्वतंत्रता का हनन करते हैं। दूसरा आलोचक ये कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की जब कार्य की अधिकता होती है तो उसके कारण जो ऐच्छिक समुदाय समाज में स्वेच्छा से कार्य करते हैं, उन ऐच्छिक समुदायों की कार्य प्रणाली पर भी आघात लगता है, क्योंकि वो सारे कार्य जो ये स्वैच्छिक संगठन करते थे, इन स्वैच्छिक संगठनों के कार्यों को राज्यों ने हड़प लिया है। ऐसी आलोचना आलोचक करते हैं और खास करके जो वायरलेस है उन्होंने इसकी बहुत आलोचना की है। एक आलोचना का बिंदु यह है कि जब राज्य के कार्य बढ़ जाते हैं तो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य बढ़ जाते हैं और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों के बढ़ने का अर्थ है नौकरशाही का हावी होना। यानी नौकरशाही की जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं वो सारी दुष्प्रवृत्तियां लोक कल्याणकारी राज्यों में समा जाती है। तो इस आधार पर लोक कल्याणकारी राज्यों की आलोचना की जाती है और एक आलोचना का बिंदु ये बनता है कि ये बहुत ही खर्चीला है, क्योंकि सारे कार्य राज्य करें, जनता के कल्याण के अधिकाधिक कार्य करें और जब ज्यादा अधिकाधिक कार्य राज्य करेगा तो राज्य के ऊपर आर्थिक बोझ ज्यादा पड़ता है। तो ये बहुत खर्चीला राज्य होता है, बहुत खर्चीली शासन व्यवस्था हो जाती है लोक कल्याणकारी राज्यों में, इसलिए भी आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। आलोचनाएं भले ही आलोचक करें, जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं, महत्व के बिंदु देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आलोचनाएं भले ही की जाए, वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य का कोई विकल्प नहीं है। राज्य जनता के लिए है, राज्य सद्जीवन के लिए बने हैं, सद्जीवन के लिए कायम है और मनुष्य को सद्जीवन प्रदान करने का कार्य लोक कल्याणकारी राज्य ही करते हैं। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्यों का महत्व बना हुआ है। और आलोचना के अंतर्गत जब आलोचक ये कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करता है तो वो ये भूल जाते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य और सर्वाधिकारवादी राज्य में अंतर होता है। सर्वाधिकारवादी राज्य जो होते हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को हड़पते हैं, पर लोक कल्याणकारी राज्य भले ही अधिकाधिक कार्य करते हैं, उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का कहीं हनन नहीं होता है। ये लोकतंत्र का प्राण है लोक कल्याणकारी राज्य, क्योंकि लोकतंत्र में लोक ही सर्वोपरि है और लोक का कल्याण जिस राज्य में होगा वह राज्य लोक कल्याणकारी ही होगा, वो लोक के विपरीत नहीं होगा। इसलिए इसकी भले ही आलोचना की जाए, उन आलोचनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आलोचक नौकरशाही की प्रवृत्ति के बढ़ने की आलोचना करते हैं, पर ये जो नौकरशाही की प्रवृत्ति के बढ़ने की आशंका है ये लोक कल्याणकारी राज्य के कारण नहीं है, ये मानवीय प्रवृत्ति या मानव में जो कमी है, दुर्बलता है, मानव के स्वभाव की जो दुर्बलता है, उस दुर्बलता के कारण बढ़ने वाली नौकरशाही के दोषों के कारण होता है। लोक कल्याणकारी राज्य में कोई कमी नहीं है। लोक कल्याणकारी एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में, एक श्रेष्ठ राज्य के रूप में वर्तमान समय में स्थापित हो चुका है। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि लोक कल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन क्या होता है। थोड़ी सी बात हम करेंगे राज्यों के वर्गीकरण का, जो हमारा अगला चैप्टर है, अगला अध्याय है। विस्तार से उसके बाद में बात करेंगे, पर संक्षेप में थोड़ी सी बात इसको भी करते हैं। तो राज्यों के वर्गीकरण के दो आधार है। एक परंपरागत तरीके से राज्यों का वर्गीकरण किया गया है, एक आधुनिक राज्यों का वर्गीकरण है। पहले हम बात करते हैं परंपरागत राज्यों के वर्गीकरण, और जब हम परंपरागत राज्यों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो शुरुआत होती है अरस्तु से। जो अरस्तु ने
नगर राज्यों के जमाने में 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया, एक श्रेष्ठ संविधान बताया, एक श्रेष्ठ संविधान के गुण बताए और उन्होंने राज्यों का वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया। अरस्तु ने जो राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उस वर्गीकरण में दो आधार थे। एक आधार राज्य में शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या और दूसरा आधार राज्य में शासन का स्वरूप। शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और शासन का स्वरूप कैसा है, किसके हित में वो शासन कर रहे हैं, उसका सही स्वरूप है या विपरीत स्वरूप है। इन दो आधारों पर अरस्तु ने 3 सामान्य राज्य के रूप और 3 इसके विकृत रूप, इन 6 राज्यों का वर्गीकरण, 6 राज्यों में उन्होंने वर्गीकरण किया। अरस्तु ये बताते हैं कि यदि एक व्यक्ति का शासन है और जनता के हित में शासन है, सामान्य हित में शासन है, तो वह राजतंत्र कहलाएगा। वो राज्य का स्वरूप राजतंत्र वाला है। और वही राज्य जब विकृत हो जाता है, जनता का हित नहीं, शासक स्वयं का हित सोचने लगता है, तो वो आतताई तंत्र या निरंकुश तंत्र में तब्दील हो जाता है। ये दूसरा राज्य का रूप, एक राजतंत्र, एक आतताई तंत्र या निरंकुश तंत्र। अरस्तु कहता है यदि कुछ व्यक्तियों का शासन है, यानी शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या एक है, तो राजतंत्र और आतताई तंत्र। कुछ है, यदि कुछ व्यक्तियों का शासन है, अल्पसंख्यकों का शासन है, तो उस स्थिति में हम, यदि वो जनता के हित में शासन कर रहा है, सामान्य हित में शासन कर रहा है, तो उस राज्य को धनिक तंत्र के अंतर्गत मानेंगे। वो धनिक तंत्र है। और वो धनिक तंत्र के शासक अपना घर भरने लग जाए, शासन विकृत हो जाए, सामान्य हित की बजाय वर्ग हितों को महत्व देने लग जाए, तो धनिक तंत्र बदल करके वो कुलीन तंत्र है। क्षमा कीजिए, जो कुछ व्यक्तियों का शासन है, जनता के हित में शासन है, तो कुलीन तंत्र है। पर यदि वो कुलीन तंत्र के शासक अपना घर भरने लग जाए, तो कुलीन तंत्र धनिक तंत्र में बदल जाएगा। अब धनिक तंत्र के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों का शासन है, बिगड़ा हुआ रूप धनिक तंत्र है, सामान्य रूप कुलीन तंत्र है। और बहुत से व्यक्तियों का शासन और जनता के हित में शासन है, तो अरस्तु उसे पॉलिटी कहते हैं, बहुतंत्र के नाम से जानते हैं। बहुत से व्यक्तियों का शासन, जनता के हित में शासन। पर वो बहुत से व्यक्तियों का शासन भी यदि विपरीत हो जाता है, केवल शासक अपना हित, वर्गों का हित देखने लगते हैं, आम जनता का हित नहीं देखते, सामान्य हित नहीं देखते, तो अरस्तु उसे भीड़ तंत्र या लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। और अरस्तु ये कहते हैं कि सबसे निकृष्टतम शासन भीड़ तंत्र या लोकतंत्र है और सर्वश्रेष्ठ शासन राजतंत्र है। तो अरस्तु ने राज्य के ये 6 प्रकार बताए, 3 सामान्य, 3 विकृत, एक व्यक्ति का शासन, सामान्य हित में शासन, राजतंत्र, उसका विकृत रूप निरंकुश या आतताई तंत्र, कुछ व्यक्तियों का शासन, जनता के हित में शासन, कुलीन तंत्र, उसका विकृत रूप धनिक तंत्र, और बहुत से व्यक्तियों का शासन, जनता के हित में शासन, बहुतंत्र पॉलिटी, और बहुत से व्यक्तियों का शासन, उसका बिगड़ा हुआ रूप, तो वो लोकतंत्र या भीड़ तंत्र के नाम से जाना जाता है। अरस्तु ये कहता है कि ये चक्र चलता रहता है। एक व्यक्ति का शासन होता है, वो विकृत होता है, राजतंत्र आतताई तंत्र निरंकुश तंत्र में बदलता है। फिर कुछ व्यक्ति समाज में उभर करके आते हैं, वो शासन सत्ता को अपने हाथ में लेते हैं, जनता के हित में राज करते हैं, वो राज्य कुलीन तंत्र बन जाता है और वो फिर अपना कुछ समय बाद अपना घर भरने लगते हैं, वो धनिक तंत्र बन जाता है। फिर बहुत से लोग होते हैं, वो क्रांति करते हैं, शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं, वो भूतंत्र बन जाता है, फिर वो भी विकृत हो जाता है और वो भीड़तंत्र या लोकतंत्र में बदलता है। वापिस कोई एक व्यक्ति उभर के आता है, पूरी सत्ता को अपने हाथ में लेता है, जनता के हित में राज करने लगता है, फिर से राजतंत्र बन जाता है। अरस्तु कहता है कि समाज में ये चक्र, परिवर्तन चक्र, राज्यों के वर्गीकरण का ये परिवर्तन चक्र चलता रहता है। तो ये अरस्तुकृत वर्गीकरण है जो मैंने आपको बताया। अगले अंक में अरस्तु
कि इस वर्गीकरण की विशेषताएं और उसके आगे की बातें और भी जो वर्गीकरण है उसको हम समझेंगे।